जाड़ों की सर्द रातों में जब आप रजाई में घुसे होंगे, आग ताप रहे होंगे, हीटर के पास बैठे होंगे, तब इस देश का अन्नदाता सड़कों पर है। वो पुलिस की लाठी खाने को विवश है, वो पुलिस के आंसू गैस के गोले झेलने को विवश है और इसको लिए ऐसा मजबूर कर रही है केंद्र की मोदी सरकार। आखिर किसानों की इतनी दुश्मन क्यों है सरकार, और खेल क्या है किसानों को इस तरह परेशान करने का? किसान बड़ा मुद्दा देश का क्यों नहीं है? आज मैं मोदी सरकार के वो आंकड़े आपके सामने लाने वाला हूं जिसको देखकर आपका खून खौलेगा और आप कहेंगे जो किसान का नहीं वो आपका नहीं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में दो घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन्हें भुलाया जाना बहुत मुश्किल है। कारण यह है कि मोदी जी वैसे तो अपनी हार कभी स्वीकार नहीं करते, लेकिन इन दो घटनाओं में उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। उन्हें मानना पड़ा कि उनके पास कोई खास समाधान नहीं है। पहली घटना थी कोरोना का प्रकोप। किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ रुक जाएगा, हर किसी को घरों में बंद होकर बैठना पड़ेगा। उसके बावजूद लाखों लोगों की मौत हुई, लेकिन सबसे हृदय विदारक दृश्य था मजदूरों का पलायन। हिल गया हर आदमी। मैंने भी पहले दिन जब मजदूरों को जाते हुए देखा तो मैंने तय किया कि मैं जो कुछ कर सकता हूं वो करूंगा, और 45 दिन तक मैं रोज 1000 पैकेट मजदूरों को, सड़क पर चलने वाले लोगों को, परेशान लोगों को देता रहा। इस समय हजारों लोग सड़कों पर हजारों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हो गए थे। उस वक्त केंद्र सरकार के सारे आपदा प्रबंधन कार्यक्रम नाकारा साबित हो रहे थे। हमारी तरह मोदी जी के पास भी तो बस भगवान से प्रार्थना करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए शंख बजा के, थाली बजाकर कोरोना को भगाने को कह रहे थे। उसी दौरान हमारे देश का मजदूर ही नहीं बल्कि किसान भी खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर था। कोरोना काल की पहली आंधी 2020 में खत्म ही हुई थी, जब अचानक अगस्त 2020 को पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर जमा हो गए थे। उसी तरह टिकरी बॉर्डर और दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा से लगा नोएडा बॉर्डर भी किसानों के धरना स्थल बन गए थे। ये सब किसान आना तो दिल्ली चाहते थे, लेकिन उन्हें इन सब बॉर्डर के ऊपर रोक दिया गया। वैसे तो किसान को अपनी मेहनत का सही दाम कभी नहीं मिला, लेकिन उस वक्त धरने की वजह थी मोदी सरकार के 3 किसान कानून, जिन्हें काले कानून भी कहा गया। कुल मिलाकर ये कानून ऐसे बनाए गए थे कि किसान उद्योगपतियों के हाथों गुलाम बनकर रह जाए। जो बड़े बिजनेसमैन कहेंगे वो उगाना होगा, जो दाम एक बार तय हो गया वही मिलेगा। अगर फसल की गुणवत्ता थोड़ी भी ऊपर नीचे हुई तो बिजनेसमैन फसल लेने से मना भी कर सकता है। किसी तरह का कानूनी विवाद हुआ तो एक बिचौलिया सुलझाएगा, जिसकी नियुक्ति भी बिजनेसमैन करेगा। अगर एक लाइन में समझाऊं तो किसानों की फसल का दाम कम ही मिलना था और हमें अनाज इसी तरह महंगा मिलना था। उद्योगपतियों ने सोचा कि बीच में आड़ती, होलसेलर और दुकानदार जो मुनाफा कूट रहे हैं वो सारा मुनाफा वो ही खा लें और साथ के साथ किसानों को अपने इशारे पर नचाएं। लेकिन हमारे देश का किसान और खासकर पंजाब हरियाणा का किसान हो सकता है जेब से गरीब हो, लेकिन आत्मसम्मान की लड़ाई किसी से वो हारता नहीं। मोदी ने सोचा सर्दी आएंगी, किसान चले जाएंगे, मगर किसानों ने तंबू गाड़ लिए। फिर फसल कटने की बारी आई, मोदी ने सोचा अब तो चले जाएंगे। किसानों ने परिवार के सदस्यों के बीच खेत और धरने का काम बांट लिया। फिर लगा कि आज नहीं तो कल इनका राशन खत्म होगा, लेकिन किसानों ने इतना लंगर बनाया कि धरने पर आने वाले पत्रकार भी किसानों का नमक खा रहे थे। कहीं कहीं तो डंडा मारने वाले पुलिसकर्मियों को भी किसान पानी पिलाते और खाना खिलाते हुए नजर आए। फिर कोरोना की दूसरी लहर आई, मोदी ने सोचा अब तो चले जाएंगे, लेकिन किसान डटे रहे। फिर गोदी मीडिया ने वही हथियार चलाया जो शाहीन बाग में चलाया गया था, जिसे झुका ना सको, गिरा ना सको, उसे बदनाम कर दो। सीए का विरोध करने वालों को आतंकवादी बोला गया, वैसे ही किसानों को खालिस्तानी कहकर बदनाम करने की कोशिश की गई। मोदी ने भरी संसद में किसानों का साथ देने वालों को तुलना परजीवी से कर दी, सबको आंदोलन जीवी बोल दिया।
मगर जो बूढ़ा किसान सिंधु बॉर्डर पर बैठा था, उसी का जवान बेटा देश के बॉर्डर पर तैनात था। देश की फौज का बड़ा हिस्सा सरदार और जाटों से बना है और उत्तर भारत में यही किसान भी हैं। इसलिए किसान को कितना भी देश विरोधी गोदी मीडिया ने बोला, लेकिन जनता के मन से किसानों के लिए प्यार मिटा नहीं पाई। नतीजा ये कि 1 साल से ज़्यादा वक्त के बाद भी मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए। नवंबर 2021 में तीनों कानून वापस ले रही है। मोदी ने कहा, कानून तो बहुत अच्छे थे, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। मगर किसान फिर से सड़कों पर है। इस साल फरवरी में किसानों ने फिर से दिल्ली आने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा की भाजपा सरकार इस बार पहले से ज़्यादा तैयार थी। सिंधु बॉर्डर की बजाय किसानों को 150 किलोमीटर पहले शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया। जी हाँ, एक जैसे ये नाम वाले 2 अलग अलग बॉर्डर हैं। दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर सिंधु बॉर्डर है, वहीं अंबाला के पास हरियाणा और पंजाब की सीमा पर शंभू बॉर्डर है। भाजपा सरकार के आदेश पर हरियाणा पुलिस ने किसानों को केवल रोका ही नहीं, उनके ऊपर ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। कई इंसान जख्मी हुए, कुछ की मौत भी हो गई। ये वो ड्रोन थे जो हमारी फौज पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर इस्तेमाल करती है, लेकिन यहाँ पर मोदी जी ने किसानों के ऊपर इस्तेमाल करा दिया। भला अपने ही देश के किसानों से ऐसा क्या डर कि उनके साथ दुश्मन देश की तरह व्यवहार किया जाए। फिर मार्च आते आते सारा देश लोकसभा चुनाव की रैलियों में मगन हो गया और किसानों को सब भूल गए। पिछले 1 महीने से किसान एक बार फिर अपनी मांगों के लिए सड़कों पर हैं। 7 दिसंबर को दिल्ली चलो का नारा दिया गया। सोचिए, अगर देश का नागरिक अपनी मांगों के लिए देश की राजधानी नहीं जाएगा तो कहां आएगा। लेकिन भाजपा की हरियाणा सरकार ने फिर वही किया जो फरवरी में किया था। फिर से ड्रोन से आंसू गैस छोड़ी गई। ये गैस इसलिए छोड़ी गई ताकि किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर से लौट जाएं। ये तो लोकतंत्र की निशानी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में बैठा कोई राजा अपने ही देश के मजबूर और मजलूम लोगों को अपने राजमहल के आसपास देखना भी नहीं चाहता। 16 दिसंबर को किसानों ने फिर कोशिश की तो अंबाला के आसपास के इलाकों में इंटरनेट तक बंद कर दिया गया, जिससे लोग जुड़ ना सके। इस बार आंदोलन का एक चेहरा जगजीत सिंह डल्लेवाल नाम के बुजुर्ग भी हैं। 70 साल के बुजुर्ग कैंसर के रोगी हैं, लेकिन फिर भी 22 दिन से ज़्यादा आमरण अनशन पर हैं। हालत बिगड़ती जा रही है। इनकी हालत देखकर सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना पड़ा। कोर्ट ने अधिकारियों से किसानों की मांगे शांतिपूर्वक सुनने की कहा, मगर शांति से कुछ नहीं हो रहा। कभी आंसू गैस, कभी इंटरनेट बंद। दिल्ली आने में असफल होने पर किसानों ने मजबूर होकर 3 घंटे के लिए रेल रोककर विरोध भी जताया, जिससे रेलों के आवागमन पर फर्क भी पड़ा। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि जब 2021 में काले कानून वापस हो गए तो ये किसान बार बार क्यों सड़कों पर चले आते हैं। यकीन मानिए, ये सवाल आपका अपना सवाल है ही नहीं। ये गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी दिन रात आपके सामने ये साबित करना चाहती है कि किसान बस लाइमलाइट चाहते हैं, राजनीति कर रहे हैं, सड़कों पर निकलकर ट्रैफिक जाम कर रहे हैं। मगर जरा सोचिए, दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में हर कोई घर की गर्मी जाता है, ना कि आंसू गैस के गोले। इससे पहले गोदी मीडिया आपके मन में किसानों के लिए हमदर्दी निकाल दे। जरा सोचिए, हमें अनाज देने वाला क्यों भूखा प्यासा रहकर विरोध जता रहा है। आखिर किसे सड़क पर रहना और डंडे खाना अच्छा लगता है? कोई तो वजह होगी। वजह मैं आपको बताता हूँ। मोदी सरकार काले कानून लाई, जिससे अमीर और अमीर होते चले गए और किसान गरीब और गरीब होते चले गए। कानून वापस ले लिए गए, लेकिन ऐसा होने से गरीब किसान अमीर तो नहीं हो गया। उसकी हालत आज भी वही है जहां इन कानूनों से पहले थी। पिछले 50 सालों में हर चीज़ के दाम सैकड़ों गुना बढ़ गए, यानी खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन लोगों की सैलरी भी काफ़ी हद तक बढ़ी है, सिवाय एक वर्ग की कमाई को छोड़कर, और वो है किसान। उदाहरण से आपको समझाता हूँ। 1987 में 1 तोले सोने की कीमत लगभग 2500 रुपये थी। उसी वक्त की एक पर्ची इंटरनेट पर एक रिटायर्ड खाद्य अधिकारी ने साझा की। उसमें साफ है कि 1987 में किसान को 1 कुंटल गेहूं के 164 रुपये मिले थे। 1 एकड़ में लगभग 12 कुंटल फसल होती है, यानी 2 एकड़ जमीन का एक छोटा किसान 80 के दशक में 3000 रुपये में अपनी फसल बेचता था, जिससे वो 1 तोला सोना खरीदकर कुछ पैसे बचा भी लेता था। आज 2400 रुपये कुंटल के भाव से गेहूं बेचने पर वही किसान 50,000 पाता है, लेकिन सोना 80,000 पहुंच गया। खैर, सोना छोड़िए, कभी कभी खरीदने की चीज़ है।
आम जिंदगी देख लीजिए। 1987 में अगर एक किसान साल में 2 फसल बेचकर 10-12 हज़ार कमाता था तो खर्चा निकालकर महीने की 600-700 की कमाई थी। उतनी ही कमाई एक काम क्लर्क या अध्यापक की थी। इतनी कमाई में वो किसान अपने बेटे को कॉलेज तक पढ़ा दिया करता था, बेटी की शादी दहेज के साथ कर देता था, और अगर लगातार 2-4 फसल मौसम की मार के बिना ठीक ठाक हो जाती थी तो पक्का घर भी बना लिया करता था। आज क्लर्क 40,000 कमाता है, अध्यापक कम से कम 50,000 कमाता है, सालाना तनख्वाह बढ़ती भी है। लेकिन सोचिए, आज 2 एकड़ की खेती वाला किसान महीने के 7-8 हज़ार रुपये ही बचा पाता है। इतने में वो सिर्फ पेट भरने की सोच सकता है, बेटे को अफसर नहीं बना सकता, बच्चों की शादी धूमधाम से नहीं कर सकता। 50 साल की उम्र के बहुत सारे सरकारी अधिकारी किसान के बेटे मिल जाएंगे, क्योंकि आज से 30 साल पहले उनके किसान पिता ने किसी तरह उन्हें पढ़ा लिखा दिया था। लेकिन आज 20-22 साल का कोई भी नौजवान अगर किसान का बेटा बेटी है तो वो IAS बनने का सपना देख भी नहीं सकता, लाखों की कोचिंग फीस नहीं दे सकता। उसके किसान पिता को तो खेती करने के लिए ही मुश्किल से कर्जा मिलता है, तो फिर पढ़ाई करने या घर बनाने के लिए कहाँ से लोन मिलेगा। आज से 30-40 साल पहले एक छोटा किसान एक छोटे सरकारी मुलाजिम की तरह मध्य वर्ग में आता था, जहाँ किल्लत थी लेकिन हाहाकार नहीं था। आज वही किसान गरीबी रेखा के नीचे पहुंच चुका है और देश का 80% से ज्यादा किसान 2 एकड़ से कम खेती वाला है। नाबार्ड सरकारी संस्था है, इसके सर्वे के मुताबिक देश में 80% किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, यानी करीबन 2.5 एकड़ से कम, और केवल 8% ही ऐसे हैं जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा है। अंधभक्तियां ये कह सकते हैं कि तो हम क्या करें, सरकार क्या करे। गेहूं अगर 2400 रुपये कुंटल है तो क्या उसे सीधा 10,000 रुपये कुंटल कर दे? क्या किसानों को मुफ्त में पैसा बांट दे? क्या हर दिन उन्हें संसद भवन का घेराव करने दे दे? जी नहीं, ना किसान ऐसा चाहता है, ना ही उनकी मांगे उलूल जलूल है। वो वही मांग रहे हैं जो उनसे वादा किया गया था। इस बार के किसान आंदोलन को 3 बड़े किसान संगठन चला रहे हैं: भारतीय किसान परिषद, किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा। सबसे बड़ी मांग जो हर किसान आंदोलन में रहती है वो है MSP की गारंटी और स्वामीनाथन रिपोर्ट के फार्मूलों से उसका तय किया जाना। स्वामीनाथन रिपोर्ट है क्या, आपके मन में सवाल होगा। मैं समझाता हूँ। साल 2004 में कांग्रेस सरकार ने नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स बनाया। हमारे देश को हरित क्रांति देने वाले वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इस कमीशन का काम था यह पता करना कि खेती और किसान के जीवन में क्या सुधार किए जा सकते हैं। कमीशन ने 2 साल की मेहनत के बाद अपनी रिपोर्ट बना दी, जिसमें बहुत सारे सुझाव दिए गए, जैसे देश के केवल 45% खेतों तक सिंचाई का पानी जाता है, बाकी सब बारिश पर निर्भर है, इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, यानी बारिश के पानी को खराब ना होने दिया जाए। सालों साल खाद और केमिकल के प्रकोप से खेत की मिट्टी की गुणवत्ता कम हो गई है, इसे ठीक करने के लिए सॉइल रिसर्च और ऑर्गेनिक फार्मिंग का सुझाव दिया गया। किसानों को स्वास्थ्य बीमा योजना देने की बात की गई। 11 साल से मोदी सरकार केंद्र में है, लेकिन ये सुझाव आज भी ठंडे बस्ते में है। सबसे जरूरी सुझाव था फसल के दाम को लेकर। कमीशन ने माना कि साल दर साल केवल खाद, बीज जैसे खेती के सामानों के रेट बढ़े हैं, साथ ही हर साल जमीन ज्यादा खाद मांगती है, इसलिए स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार जिन फसलों को MSP दिया जाना है वो कुल लागत का 1.5 गुना ज्यादा होना चाहिए। इस फार्मूले को C2+50 भी कहते हैं। C2 का मतलब है 2 तरह की लागत, एक वो जो किसान फसल उगाने में खर्च करता है, जिसमें बीज, खाद, पेस्टिसाइड, दिहाड़ी मजदूर, डीजल और सब चीज़ें शामिल हैं, और दूसरा है अनपेड फैमिली लेबर, यानी घर का कोई सदस्य भी अगर खेती में हाथ बटा रहा है तो उसकी मेहनत भी लागत में जोड़ी जाना चाहिए। और फिर जो कुल लागत निकले उसमें और 50% जोड़कर फसलों का न्यूनतम मूल्य तय किया जाए। जब 2021 में किसान धरने पर बैठे थे तब वो इस फार्मूले के हिसाब से दाम तय करने को लिखित वादा चाहते थे। मोदी ने वादा तो किया लेकिन लिखित में नहीं किया, बस अपने उद्योगपति साथियों की मदद के लिए बनाए कानून वापस लेकर ऐसे दिखा दिया मानो किसानों के लिए कोई महान काम कर दिया हो। जहां तक न्यूनतम मूल्य यानी MSP की बात है तो उसे चुनाव के आसपास 200 रुपये बढ़ाकर वही लूटना चाहते हैं, जबकि किसान कह रहा है कि हमें भीख नहीं चाहिए, असली हक चाहिए।
मगर फसल के सही दाम तो छोड़िए, किसानों से जो जमीनें एक्वायर की गई उन्हें उसी के सही दाम नहीं मिल रहे। साल 2013 में यूपीए सरकार भूमि अधिग्रहण के लिए कानून लाई थी, जिसमें साफ था कि जमीन अधिग्रहण के वक्त जमीन मालिक को सही दाम दिया जाएगा, उनके पुनर्वास का भी ध्यान रखा जाएगा। इस बार का किसान आंदोलन भूमि अधिग्रहण में हो रही गड़बड़ी के खिलाफ भी है। किसान चाहते हैं कि खेती की जमीनों को अधिग्रहण करके जो रिहायशी प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं उसमें से 10% किसानों को भी मिले। बताइए इसमें गलत क्या? जब जमीन उनकी तो 10% क्यों नहीं दोगे? किसानों की दूसरी मांग ये भी है कि अधिग्रहण कानून के हिसाब से मुआवजा मिले। अभी यह मार्केट रेट के हिसाब से दिया जा रहा है, जो बहुत कम है। एक मांग भूमिहीन किसानों के परिवारों में से किसी एक को नौकरी देने के लिए है, क्योंकि जिस किसान की जमीन थी उसे तो अधिग्रहण होने पर दाम मिल जाएगा, लेकिन जो किसान किसी और की जमीन जोत कर पेट भर रहा था उसका क्या होगा? आखिरी मांग लखीमपुर खीरी की घटना में मारे गए किसानों के लिए, घायल किसानों के लिए मुआवजा दिए जाने की बात है। न्याय कब मिलेगा पता नहीं, लेकिन मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, जो पूर्व गृह राज्य मंत्री का बेटा है, उसको जमानत मिल चुकी है। 2018 में मोदी ने वादा किया था कि 2023 तक किसानों की इनकम दोगुनी कर दी जाएगी, मगर दोगुने हुए हैं उन पर आंसू गैस के हमले। अब ऐसे हालातों में जब किसान की ना सुनी जाएगी और ना ही उसे शांतिपूर्वक विरोध करने दिया जाएगा तो वो क्या करेगा? अपने देशवासियों का पेट भरने वाला किसान खुद भूखा रहकर सड़क पर रात बिताने को मजबूर है। ये सच है कि जब वो सड़क पर बैठता है तो ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन ये उसकी खुदगर्जी नहीं, मजबूरी है। हम और किसान अलग अलग नहीं हैं। राहत इंदौरी का शेर है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आज किसान का घर जल रहा है, मणिपुर में हर किसी का घर जल रहा है। इन जलते घरों के लिए हमें मिलकर आवाज उठानी होगी, नहीं तो अगला घर हमारा होगा। इसलिए जरूरी सवाल पूछते रहिए, देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू।